अमूमन ये माना जाता है कि कोई भी जो टेररिस्ट एक्ट है ये शायद हिंदुओं के द्वारा नहीं किया जा सकता, और इसको मानने वाले कोई अकेले आरएसएस के लोग ही नहीं हैं। दुर्भाग्य से काफ़ी लोग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इसको मानते रहे। अभी तो खैर बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन 2007 में जब समझौता ब्लास्ट हुआ था तो ये बड़ी तगड़ी बिलीफ थी सबके अंदर कि नहीं, किसी हिंदू के द्वारा ये ऐसा काम नहीं हो सकता है। और क्योंकि उस ज़माने में आपको याद होगा कि कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बातचीत चला करती थी, और उस समय फॉरेन मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के वो आने ही वाले थे। लिहाजा ये माना गया कि शायद इसको डिरेल करने के लिए ऐसा कोई समझौता ब्लास्ट कोई पाकिस्तान का अपना ही एजेंसी होगी, उनका स्टेट भी ये गेम खेलता रहता है, उनके द्वारा होगा या किसी न किसी रूप में ये ब्लास्ट किया गया था। और याद रखिए 2007 में जब ये ब्लास्ट हुआ था तो हरियाणा में जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कोई अभी आरएसएस या कोई और इस तरह की सरकारें नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको देखने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कोई ये आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं हो सकती इस तरीके के ब्लास्ट करना। उनकी ऑफिशियल पॉलिसी में और एक से एक सिनिस्टर चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये उनकी गोद में एक तरह से आश्चर्य के रूप में गिरा। और ये उनकी गोद में आश्चर्य के रूप में नहीं गिरा, बल्कि जो उस ज़माने की सरकारें थीं उनकी गोद में भी एक आश्चर्य के रूप में गिरा। और जब भी ये हिंट करने की कोशिश की गई, और जाहिर है ये हिंट किसको की जाएगी, उस समय के होम मिनिस्टर बड़े मशहूर आदमी थे शिवराज पाटिल साहब, तो मतलब ये उनकी समझ से बाहर की एक तरह की बात थी कि कोई हिंदू जो है वो इस तरीके के या कोई हिंदुत्व ग्रुप जो है ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। बाद में जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आती गईं तब भी इसको ग्रहण करने में, एक्सेप्ट करने में बड़ा वक्त लगा, और अल्टीमेटली जब तक मिस्टर चिदम्बरम होम मिनिस्टर नहीं बन जाते हैं और फिर चीज़ों को थोड़ा सा एक फिलिप मिलता है, कुछ और इन चीज़ों को गहराई से देखा जाने लगा वगैरह वगैरह। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2007 में समझौता ब्लास्ट होता है और 2013 में जाकर के जो है उसका चार्जशीट की नौबत आती है। इस बीच में हरियाणा पुलिस, सीबीआई, एनआईए, उसके भी बीच में एटीएस मिस्टर करकरे का महाराष्ट्र में, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती जाती हैं। और ये सब इन्वॉल्व होने के बावजूद आपको 6-7 साल लगते हैं चार्जशीट की स्टेज आने में, जो नहीं लगने चाहिए थे। कायदे से सब कुछ 1.5-2 साल में समाप्त हो जाना चाहिए था। 3 साल में तो सब कुछ ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन उसमें बदल गई हो। मैं टू द पॉइंट ही बात करूँगा, बिना वजह इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। ये भी मैं कहूँगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको आज आरएसएस क्लेम करता है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी सारी उनकी अपनी बनाई नहीं है, वो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उनको मिली भी है, विरासत में मिली है। मौजूद हैं लोग जो उन चीज़ों को सुनना चाहते थे, और जाहिर है कि जब समाज में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो कोई ना कोई उनको पॉलिटिकली रिप्रेजेंट भी करेगा ही। जिसको मौका मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा। अगर दूसरे उसको जो है क्रश नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें निकल के बाहर आएंगी ही। शुरू के दिनों की मुझे याद है, मैं कोई 35 साल हरियाणा में मैंने काम किया, और शुरू के दिनों में भी याद है कि जैसे हम गांव वगैरह में जाया करते थे तो अमूमन कहीं ना कहीं से एक सवाल निकल के आता था। सडनली कोई गांधी जी को गाली देना शुरू कर देता है, इलॉजिकल, इसका कोई लॉजिक नहीं। सडनली कोई अम्बेडकर और रिजर्वेशन पे अटैक करना शुरू कर देगा जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सडनली और 10, 15, 20 साल के बाद ये आर्गूमेंट आने लगे कि सडनली कोई कहेगा कि साहब हमारे गांव में एक आदमी को ज़बरदस्ती ईसाई बना दिया गया,
तो जब आप उसको ढूंढने लगे तो कहेगा नहीं नहीं ईसाई नहीं बनाया गया, मुसलमान बनाया गया। फिर और भी ढूंढने लगे, अंत में ना वो आदमी मिलेगा ना वो कन्वर्ट मिलेगा कोई भी नहीं। लेकिन ये चीज़ आपको, और ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, जहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो अभी बहुत ही लॉजिकल बात कर रहे थे, वो सडनली ही उनके मुंह से गांधी के प्रति हर तरह की घृणा जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में ऐसा नहीं कि कोई लॉजिकलिटी कोई आज ही नज़र आ रही है, ठीक है, आज उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्वर मिल रहा हो, मुखरता मिल रही हो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा हमें कहना चाहिए इम्यूनिटी उनको मिली हुई आज के दिन नज़र आती है। लेकिन जब इम्यूनिटी नहीं थी तब भी उनका कोई नुकसान नहीं होता था। मैं कहना ये चाहता हूँ, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। उनके सबसे बड़े एलाइज क्यों, एक संविधान होने के बावजूद इस देश में, क्यों तरह तरह के कानून होने के बावजूद इस देश में, क्यों तमाम तरीके के चुनावों के दौरान जो है इन इश्यूज़ को उठाए जाने के बावजूद, और तमाम ऐसी पार्टियों के सत्ता में रहने के बावजूद जिनका इस तरह की फ़िलासफ़ी से कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद ये चीज़ें क्यों फ्लोरिश करती गई, कानून उनको क्यों नहीं जो है वो कटघरे में लाके खड़ा कर देता है, कर पाता है, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी जो एजेंसी है जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो आपकी सिविल पुलिस है। बाकी जो एजेंसीज हैं जिनकी हम तरह तरह से बातचीत करते हैं, सीपीएफ की बात करते हैं, सीआरपीएफ की बात करते हैं, बीएसएफ की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, अफस्मा की बात करते हैं, वो सब ठीक है। वो सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से आपकी वो टेस्ट ट्यूब डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम टेस्ट ट्यूब में उसको दिखाते रहते हैं कि भाई ये चीज़ें भी देखिए मौजूद हैं, ये इंडिकेटर्स मौजूद हैं। लेकिन जो जनरल ग्राउंड पे जो चीज़ें मौजूद हैं, जो सिंपल जो चीज़ें मौजूद हैं और जिनको कि सिविल पुलिस रोज़ाना डील करती है, कर सकती है, करना चाहिए था, जिसके लिए कि पॉलिटिकल बैकिंग होनी चाहिए थी, वो चीज़ें क्यों मिसिंग रही, इसको हमें सोचना चाहिए। वही चीज़ें हैं जो इस सारे जस्टिस सिस्टम को डिरेल करती हैं। ये जस्टिस सिस्टम ऐसे ही डिरेल नहीं हो जाता है। कुछ दिन पहले मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ जाने का मौका मिला, तो एक वहाँ पे पुलिस स्टेशन है पुराना जिसका नाम है मधुबन। 1942 में जो वहाँ पे अंग्रेज़ कलेक्टर है वो अपना अकाउंट लिखते हैं और लिखते हैं कि कैसे वो उस मधुबन पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रैप हो गए थे और कैसे बाहर जो है लोगों ने घेर लिया था और कैसे गोलियाँ चली। वो एक सेंटेंस में कहता है भाई कोई 70 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, एक ही सेंटेंस में उसने 70 आदमी गुजार दिए। मगर जो बात वो मार्के की कह रहा है वो कह रहा है कि जब बाद में मैंने लोगों से पूछा कि अरे भाई जब पुलिस गोलियां चला रही है तो तुम क्यों बढ़े चले आ रहे हो, तो लोगों ने कहा भाई हमें तो ये बताया गया था अगर गांधी जी की जय बोलोगे तो अंग्रेज़ की गोली तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। और इस विश्वास में कि गांधी जी की जय बोलते जाओ और इस पुलिस स्टेशन पे झंडा हमको फहराना है, लोग चलते गए और मरते गए। उनके सामने एक दूसरा मर रहा है लेकिन फिर भी उनका ये विश्वास जाता नहीं था। वैसा पॉलिटिकल वातावरण तो मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ कि वैसा होना चाहिए, हम सब जानते हैं कि वैसा नहीं हो सकता है। कैसे पॉलिटिशियंस हैं और किस तरह के लोग हैं वो भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो किसी आरएसएस का ही कोई बपोती नहीं है, वो बाकी भी तरह तरह से उसमें अपने अपने तरीके से शामिल होते जाते हैं। आज भी जब ये काऊ वाला सारा चल रहा है तो मैं पढ़ रहा था भी अखबार में कि वहाँ उत्तराखंड में किसी ने ये शगुफा छोड़ा हुआ है कि साहब हनुमान जी की कौन सी वो जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, तो एक पूरा का पूरा रिसर्च टीम सरकार ने बना दिया कि आप उसको लेके आ जाइए। ऐसे ही जयपुर में एक लंबा चौड़ा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं वो तो देखिए भाई हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाशिमपुरम मलियाना जो था वो किसी आरएसएस रूल्ड स्टेट में नहीं हुआ था, वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में हुआ था। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबरी मस्जिद कब टूटी थी और यहाँ पे किन की सरकारें थी और वहाँ किन की सरकारें थी, और वास्तव में उनमें फॉलोअप में क्या कार्रवाई हुई। जब आज हम खड़े होकर चुनौती देते हैं भाई फॉलोअप में आप क्या कर रहे हैं मैं कहना ये चाहता हूँ कि आखिरकार
आपने सारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका सबका आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। कोई मैंने आज तक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं देखा जो ये कहता हो कि साहब हमारी जो पुलिस है जो रोज़ाना इन चीज़ों को डील करती है वो एक जो है ऑब्जेक्टिव, अच्छी, रिफॉर्म, बेहतर, संविधान को समझने वाली पुलिस होगी। हम ऐसी कोई पुलिस आपको देंगे। किसी ने कहा है क्या आज तक? किसी ने नहीं कहा, किसी को चाहिए भी नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक ऐसी पुलिस नहीं चाहिए जो संविधान को समझती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन्ड पुलिस, जिसकी निर्मित जो है वो संवैधानिक निर्मित हो, ऐसी पुलिस किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उन्होंने कभी इसको व्यक्त नहीं किया, कम से कम अपने मैनिफेस्टो में तो कभी व्यक्त किया नहीं, अपने भाषणों में कभी व्यक्त किया नहीं, अपनी बातचीत में कभी व्यक्त किया नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्त क्या करते हैं, भाई हम आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी दे देंगे, हम आपको हथियार बहुत दे देंगे। अरे साहब आप हथियार हमें किस लिए दे रहे हैं? हथियार का मैं क्या करूँगा? मेरा कोई मतलब दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है क्या? मुझे हथियार करना है। अभी मैं छत्तीसगढ़ होकर के आया तो रायपुर गया। भाई रायपुर में आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? हम तो उधर दिल्ली में सुनते रहते हैं माओवादी ये वो। बोले नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। तो रायपुर के बगल में भिलाई गए, वहाँ भी कुछ नहीं है। बिलासपुर गए, वहाँ नहीं है। धमतरी गए, वहाँ नहीं। कहीं तो है कहाँ प्रॉब्लम? बस्तर में है। तो बस्तर में क्या प्रॉब्लम है? बस्तर में प्रॉब्लम है कि उधर सीआरपीएफ वाले, उन पर अटैक होता है। तो सीआरपीएफ वाला वहाँ क्या कर रहा है? भाई आप पे अटैक होता है, आप ना जाओ वहाँ पे, सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। किसने भेजा था सीआरपीएफ को भाई बस्तर में? और काय को भेजा था? सिर्फ आपने माइन लूटने को भेजा है, और तो किस लिए भेजा है? फिर माइन लूटी जा रही है वहाँ पर, क्योंकि संपदा इतनी ज़्यादा है, उसको लूटना है। उसको लूटने के लिए जब आदिवासी कहता है भाई ना लूटो इसको, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन्ड पुलिस जब होगी तो वो पुलिस ये सवाल पूछेगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 90s में न्यूयॉर्क जाया करता था, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में था मैं। तो वहाँ पे एक उनका हार्लेम नाम का मोहल्ला था, बड़ा मोहल्ला था ब्लैक्स का। तो वो कहते थे तो हम इस मोहल्ले में नहीं जाते हैं पुलिस वाले। क्यों नहीं जाते हैं? बोले जब हम जाते हैं इस मोहल्ले में तो जो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो दोनों मिलके हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो सब हम क्यों जाए वहाँ पे? हाँ बात तो सही है। मैंने कहा आपकी तो बात ठीक है। वो 2-4-5 साल वहाँ गए ही नहीं, जब तक कि आपने उनको बुलाना, दोनों ने मिलके ना बुला लो, तब तक वो नहीं जाया करते थे। हम बिना वजह जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन्ड पुलिस हमारी कोई ज़रूरत है या नहीं है? आज एनआईए चीफ के सबवर्शन की बात की गई, जो बड़ा आसान काम है। भाई गवर्नमेंट सर्वेंट को सबवर्ट करना क्या मुश्किल है? जब वो रिटायर होने लगता है उसके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हें 1 साल और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ठीक है, मेरी बला से प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में रहे, बाहर रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, वो बैठ जाए विटनेस या ना बैठे विटनेस, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर कहेंगे नहीं तुमको तो गवर्नर बना देंगे, बना भी देंगे। किसी को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना देंगे, 10-12 एमएलए बंद करने। एक बंद करके बना भी हुआ है ऑलरेडी, एक पुलिस कमिश्नर। ये जो चीज़ें हैं, ये सबवर्शन इतना आसान क्यों हो जाता है? हमें सोचना चाहिए। ये सबवर्शन इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि हमारा जो पुलिस वाला है, और थोड़े बड़ी संख्या नहीं पुलिस वालों की, हिंदुस्तान में कितनी संख्या पुलिस वालों की आज के दिन? आज के दिन 25 लाख से ऊपर हैं पुलिस वाले। टोटल आपकी सैंक्शन इतने शायद 30 लाख के करीब होगी। वैकेंसी छोड़ दीजिए तो 25 लाख तो ही हैं पुलिस वाले। वो 25 लाख लोगों को आप कब तक सुपरविज़न और फिर और सुपरविज़न और फिर पॉलिटिकल सुपरविज़न और फिर जो है तरह तरह से लाते रहेंगे? आपको जो हमारी डिमांड मैं समझता हूँ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन पुलिस। आप हमें एक अच्छी पुलिस दीजिए, और ये डिमांड जाहिर है कि कौन से लोग पूरी करेंगे, लेकिन जिनका नंबर आएगा और जिनको पूरा करना चाहिए, कृपा करके उन्हें सोचना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन अगर पुलिस देंगे तो हम बहुत सी मुसीबतों से अपने आप को जो है वो बरी करेंगे, और तब ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तब आपके दिमाग में एक डिफरेंट पिक्चर आएगी। अभी एक डिफरेंट पिक्चर आती है हमारे दिमाग में एक पुलिस वाले के रूप में। फेलियर ऑफ जस्टिस एक रूल ऑफ लॉ है, बहुत बड़ा शब्द है रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ संविधान का आर्टिकल 14 है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है।
आप किसी हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हम हर चीज़ को चैलेंज करते हैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर। मगर रूल ऑफ लॉ के पैरेलल एक शब्द और है, रोल ऑफ लॉ। वो रोल ऑफ लॉ कौन तय करता है? वो हाई कोर्ट नहीं आती तय करने, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आती तय करने, वो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं हम नहीं आते हैं तय करने। वो तो वो जो सिपाही जिसके हाथ में बंदूक है वो तय कर देता है रोल ऑफ लॉ क्या है। वो रोल ऑफ लॉ तय करके, या वो हवलदार जो गलत FIR लिखता है वो तय कर देता है रोल ऑफ लॉ ये, और फिर आप उसको पीटते रहते आप उसको 10 साल 20 साल पीटते रहिए। अब जो है देखिए साहब, इसको डिस्चार्ज करा दिया, अब इसको जो है रिचार्ज करा दिया। क्या ये संभव है? एक ही फैक्ट्स पे आप रिचार्ज भी करा दीजिए और डिस्चार्ज भी करा दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में पुलिस रोज़ यही काम करती रहती है। तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशनड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशनड लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी चाहिए। आपको ये एजेंसी नहीं चाहिए जिसके हर आदमी के हाथ में राइफ़ल है, या हर एक के साथ जो है वो सुमो गाड़ी है या एक वायरलेस सेट है। नहीं, उसका भी ज़रूरत है, वो भी दीजिए, लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन एजेंसी चाहिए। और जो पूरा इंडियन जो जस्टिस सिस्टम है, सिर्फ पुलिस ही नहीं है यहाँ पे, बल्कि और भी जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व है, चाहे जजेस इन्वॉल्व हैं, चाहे प्रिजन्स इन्वॉल्व हैं, सबके साथ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन जो एस्पेक्ट है वो उनके मजबूत होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये एस्पेक्ट मजबूत नहीं हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई शर्त नहीं है जो ये कहती है कि हम आपको पुलिस वाला तब मानेंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन होंगे। अभी हम किसी को भी जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई है, उसके हाथ में एक हथियार है, उसको हथियार चलाना आता है, उसको कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको अरेस्ट करना आता है, हथकड़ी लगाना आता है, कोर्ट में जाना आता है, बहस करना आता है, वो एक पुलिस वाला हो जाता है। नहीं, वो पुलिस वाला तो है, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए पुलिस वाला है। पुलिस वाला वो तब है जब उसका जो रिस्पांस है किसी भी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, वो रिस्पांस जो है वो पूरी तरीके से संवैधानिक रिस्पांस हो। संविधान में तरह तरह की चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप पाएंगे कि हमारे हरियाणा में रोज़ गीता पढ़ाते रहते हैं, वो संविधान नहीं पढ़ाते, कभी नहीं पढ़ाते, खुद भी नहीं पढ़ते। तो गीता तो पढ़ाता रहेगा। गौ सौंदर्य प्रतियोगिता कर रहा है, गौवंश सौंदर्य प्रतियोगिता इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, गौवंश सौंदर्य प्रतियोगिता। और ठीक है, गौवंश सौंदर्य प्रतियोगिता भी करो, बट थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन सौंदर्य प्रतियोगिता भी कर लो। वो नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको एड्रेस भी नहीं कर रहा हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि जो करेंगे, जिनका स्टेक है, सिविल सोसाइटी का स्टेक है, उसकी डिमांड में शामिल होना चाहिए कि हमें भाई आप किसी भी आदमी को पुलिस वाला मत डिक्लेयर करिए, उसको तब डिक्लेयर कीजिए व्हेन ही इज सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन फंक्शनरी, ओनली देन यू डिक्लेयर दैट फेलो एज पुलिस वाला। और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हक में है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जब उनका वक्त आता है तो इस दिशा में काम करें। ये NIA चीफ एक दिन में सबवर्ट नहीं हो गया, इससे पहले CBI चीफ सबवर्ट हुए थे, उससे पहले उनके पहले वाले सबवर्ट हुए थे, और उनसे पहले वाले सबवर्ट हुए थे, और उस समय सब में हर एक के सबवर्जन में RSS नहीं था, और सरकारें थीं, दूसरी गवर्नमेंट्स थीं, और पार्टियां थीं। तो इस पूरे खेल को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस जो स्टेक है वो वास्तव में बहुत बड़े हैं। सिर्फ इतना ही स्टेक नहीं है कि इनको हटाइए और उनको लाइए, क्योंकि इनको हटा के उनको आप ले आएंगे तो वो फिर एक दिन वो भी हट करके वो फिर वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।